भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 में आर्टिकल 85 तक बताया है। अब आज बताएंगे आर्टिकल 86 से लेकर के आर्टिकल 90 तक। तो आर्टिकल 86 क्या है? आर्टिकल 86 है सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। जो सदन है ना, सदन में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, प्रेसिडेंट को है। याद रखना, प्रेसिडेंट को क्या है? सदन में भाषण दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं? सदन में कोई संदेश, कोई मैसेज भेज सकते हैं। ये पावर है राष्ट्रपति का। भाई राष्ट्रपति बड़ा पद है तो इतना तो पावर मिलेगा ही कि सदन में अभिभाषण दे सके और सदन में कोई मैसेज भेज सके। लेकिन राष्ट्रपति सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लोकसभा के भी सदस्य नहीं होते हैं, न राज्यसभा के। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में अभिभाषण दे सकते हैं, कोई भी मैसेज, कोई भी बात कह सकते हैं। तो पहला है सदन को संबोधित करना, यानी भाषण। राष्ट्रपति का यह पावर है, यह अधिकार है। क्या अधिकार है? कि संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन में भाषण दे सकते हैं, यानी संबोधित कर सकते हैं। ठीक। फिर देखिए 2 नंबर, सदस्यों की उपस्थिति, अटेंडेंस। अब सदस्य की उपस्थिति के बारे में क्या बता रहा है यह आर्टिकल 86 कि राष्ट्रपति सदन को संबोधित करना चाहे तो वह सदस्यों को उपस्थित रहने के लिए कह सकता है। यदि राष्ट्रपति की इच्छा हो जाए कि नहीं, हम सदन में कुछ भाषण देंगे, तो राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि सदस्यों को उस दिन अटेंड होने के लिए, उपस्थित होने के लिए वो कह सकता है कि आप लोगों को उपस्थित रहना है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उपस्थित रहने के लिए कह सकते हैं सदन के सदस्यों को। यह राष्ट्रपति का पावर है। संदेश भेजना, राइट टू सेंड मैसेज। राष्ट्रपति का यह भी पावर है कि सदन में कोई विधेयक लंबित है, मान लो सदन में कोई विधेयक लंबित है, मतलब पड़ा हुआ है, उस पर विचार नहीं हो रहा है, कोई विधेयक पारित होने के लिए लोकसभा में गया और राज्यसभा में नहीं जा रहा है, तो राष्ट्रपति का यह पावर है कि वह तुरंत वह सदन को क्या करेगा? सूचित करेगा कि भाई विधेयक में लेट मत कीजिए, जल्दी इस पर कार्यवाही कीजिए। ठीक ना, जल्दी विधेयक पर विचार कीजिए। कोई बिल पास होने के लिए जब सदन में जाता है तो राष्ट्रपति उसको कह सकता है कि आप इसको जल्दी कीजिए, लंबित करके मत रखिए, रोक कर मत रखिए। यानी संसद को बुलाना आर्टिकल 85 है, और संसद में बात करना, यानी संसद में भाषण देना या संसद को मैसेज करना, ये 86 है। अब देखिए राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये तो भाषण हुआ कि राष्ट्रपति संसद में बोल सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का भी पावर है 86 कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण 2 खास मौक़ों पर देते हैं। कौन कौन मौका है? आम चुनाव के बाद, मान लो लोकसभा का चुनाव हो गया, नया मंत्रिमंडल का गठन हो गया, तो जितने लोकसभा के सदस्य हैं, जो प्रधानमंत्री है और जितने मंत्री परिषद है और जो सदस्य है, सबको पहले सत्र में, संसद के पहला सत्र यानी कब का, क्या का, बजट सत्र कहलाता है। जब संसद का पहला सत्र होगा तो उसकी शुरुआत भाषण से कौन करेगा? राष्ट्रपति। उसको विशेष अभिभाषण कहते हैं। राष्ट्रपति संबोधित करेंगे नए मंत्रिमंडल को, नए सदन को, लोकसभा को। ठीक ना। और दूसरा अधिकार है कि हर साल पहला सत्र,
हम बता चुके हैं कि 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, उसके बाद मानसून सत्र, उसके बाद शीतकालीन सत्र। तो पहला जो सत्र होता है बजट सत्र होता है। तो बजट सत्र में राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करते हैं बजट सत्र में, ठीक ना। विशेष अभिभाषण के बाद संसद में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। जब नया मंत्रिमंडल का गठन होता है ना, तो राष्ट्रपति अपना विशेष अभिभाषण देते हैं पहली बार, और उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। अब चलिए आर्टिकल 88 में, आर्टिकल 88 क्या कहता है कि मंत्रियों और महान्यायवादी, जितने मंत्री हैं मिनिस्टर, और महान्यायवादी, महान्यायवादी को क्या बोलते हैं, ये सरकार का वकील होता है। सरकार के जितने विवाद होते हैं महान्यायवादी ही देखता है। अटॉर्नी जनरल, इसको क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल का अधिकार क्या है। देखिए, मंत्री और महान्यायवादी का संसद में बोलने का अधिकार है, कोई भी सदन में बोल सकता है, भाग ले सकता है, स्पीच दे सकता है, स्पीच देने का अधिकार है, या राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का भी पावर है, कोई भी सदन में बोल सकता है, उपस्थित रह सकता है, लेकिन महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, सदन का सदस्य नहीं होता है, न राज्यसभा का सदस्य होता है न लोकसभा का। केवल कार्यवाही में बोल सकता है, बोलने का अधिकार है, बस उपस्थित रह सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं है। मंत्री जिस सदन के सदस्य है उसी में वोट दे सकते हैं। जैसे कोई मंत्री लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा में ही वोट दे सकते हैं, कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में ही वोट दे सकते हैं, लेकिन बोलने का अधिकार दोनों सदनों में है। राज्यसभा में भी बोल सकते हैं और लोकसभा में भी बोल सकते हैं। महान्यायवादी भी राज्यसभा में भी बोल सकते हैं और लोकसभा में भी बोल सकते हैं, लेकिन महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वोट देने का अधिकार नहीं है सदन में। कोई प्रस्ताव यदि सदन में लाया जाता है लोकसभा राज्यसभा में, तो महान्यायवादी बोल सकते हैं, लेकिन उस प्रस्ताव के पक्ष में चाहे विपक्ष में वोटिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन मंत्री वोट कर सकते हैं, दोनों सदनों में बोल सकते हैं, लेकिन जिस सदन के सदस्य है उसी सदन में वोट करेंगे मंत्री, ठीक। ये कह रहा है आर्टिकल 88, यही सब लिखा हुआ कि भारत के महान्यायवादी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी उनको लोकसभा राज्यसभा में बोलने का अधिकार है। लेकिन महान्यायवादी को विधेयक जब पास होता है, विधेयक जाता है बिल, तो वोट देने का अधिकार नहीं है। बता दिए कि पहले ही। मंत्री दोनों सदनों में बोल सकता है, लेकिन वोट उसी सदन में दे सकता है जिस सदन के सदस्य है। जैसे लोकसभा में कोई मंत्री लोकसभा का सदस्य है तो वोट तो लोकसभा में ही देगा, लेकिन बोल सकता है दोनों सदन में। ये था आर्टिकल 88। अब चले आइए आर्टिकल 89। ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। संसद के अधिकारी यानी राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, राज्यसभा का सभापति कौन होगा और उपसभापति कौन होगा। तो राज्यसभा का सभापति, इसके बारे में, तो राज्यसभा का सभापति का चुनाव नहीं होता है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है ना, वो पदेन सभापति होता है, इसीलिए पदेन कहा जाता है। पदेन मतलब जो उपराष्ट्रपति जो बनेगा ना, वही राज्यसभा का सभापति होगा, यानी पदेन सभापति। पदेन इसीलिए बोला जाता है। तो पूछ देगा परीक्षा में कि भारत के राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। पदेन यानी कि बिना चुनाव के, तो उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। उपसभापति और सभापति का, तो सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उपसभापति डिप्यूटी चेयरमैन कौन होगा। तो राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। किसको? उपसभापति को। अब चलिए आर्टिकल 90। आर्टिकल 90 क्या कह रहा है कि उपसभापति का पद खाली होना।
उपसभापति का चुनाव कहाँ से होता है? तो राज्यसभा के जितने सदस्य हैं उसी में से चुन लिया जाता है उपसभापति को। तो उपसभापति का पद कब खाली होगा? पद त्याग यानी रिजाइन और पद से हटाया जाना, 3 चीज़ आर्टिकल 90 में पढ़ना है। उपसभापति का पद जब खाली हो जाए, रिजाइन दे दे और पद से हटाया जाए। उपसभापति 3 स्थिति में अपना पद छोड़ते हैं। यदि उपसभापति को राज्यसभा का सदस्यता समाप्त हो जाए तो उपसभापति अपना पद को छोड़ना पड़ेगा उनको, क्योंकि जब उपसभापति राज्यसभा के सदस्य में से ही चुने जाते हैं, अलग से नहीं चुने जाते हैं। यदि राज्यसभा की सदस्यता यदि खत्म हो जाएगी तो स्वतः ही उपसभापति के पद उनका समाप्त हो जाएगा। या उपसभापति इस्तीफा देते हैं, यदि अपने पद से रिजाइन देते हैं उपसभापति लिखित रूप से उपराष्ट्रपति को, तो भी पद खाली हो सकता है। या पद से हटाया जाना, यदि राज्यसभा में कोई प्रस्ताव आया, यदि उपसभापति कोई ऐसा काम कर दिए हैं जिससे कि उनको हटाना अनिवार्य है, तो ऐसे ही नहीं हटाए जाते हैं, वो प्रस्ताव लाया जाएगा राज्यसभा के सदस्यों के बीच प्रस्ताव को लाया जाएगा। और 14 दिन पहले उन्हें नोटिस देना अनिवार्य है। 14 दिन पहले उसको सूचित करके हटाया जाएगा, भाई आपको हटाया जा रहा है। भाई उपसभापति का पोस्ट भी तो सम्मानीय पोस्ट है, तो 14 दिन पहले नोटिस कर देना अनिवार्य है कि पद से हटाया जा रहा है। और तब प्रस्ताव राज्यसभा में भेजा जाता है। और राज्यसभा में यदि बहुमत वोटिंग होता है, यदि बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया, बहुमत मतलब जानते ही हो, आधा से अधिक आदमी 2/3, यदि बहुमत से पास हो गया तो फिर उनको क्या कर दिया जाएगा? पद से इनको हटना पड़ेगा। ये था आर्टिकल 90। थैंक्स फॉर वॉचिंग।